इस वीडियो में हम एंटीबॉडी से रिलेटेड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। इन क्वेश्चंस को समझने के बाद लाइफ साइंस का कोई भी एग्जाम हो तो इस तरह के क्वेश्चन और इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने का जो है आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। तो स्वागत है आप सबका बायो एड चैनल में। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अ फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग फ्रेगमेंट, यानी कि फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग फ्रेगमेंट क्या है। पहला ऑप्शन है बाइंड्स एंटीजन, हैज नो इंटरचेंज डाइसल्फाइड बॉन्ड। थर्ड ऑप्शन कह रहा है लैक्स लाइट चेन्स ओनली, इज प्रोड्यूस्ड बाय पेप्सिन ट्रीटमेंट। तो इसका सही आंसर है बाइंड्स एंटीजन। फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग, जिसको फैब भी कहते हैं, वो एंटीजन के साथ बाइंड करता है। ये एक एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है, वाई शेप का होता है एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर। ये वाला जो पोर्शन होता है उसको एफसी बोलते हैं, जबकि इस वाले पोर्शन को फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग बोलते हैं, क्योंकि ये एंटीजन के साथ बाइंड करता है। तो एक एंटीबॉडी के अंदर आपको दो एंटीजन बाइंडिंग या फैब फ्रेगमेंट्स देखने को मिलेंगे। कांस्टेंट रीजन जो है वो सिर्फ हैवी चेन का बना होता है, जबकि एंटीजन बाइंडिंग फ्रेगमेंट जो है वो लाइट चेन और हैवी चेन से मिलकर के बना होता है। इस एफसी पोर्शन का काम है फैगोसाइटोसिस सेल के ऊपर इनके लिए जो रिसेप्टर मिलता है उसके साथ बाइंड करना, साथ ही कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन कराना। सेकेंड ऑप्शन कह रहा था कि हैज नो इंटरचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो ये लाइट चेन है और ये हैवी चेन है, ये आपस में जो जुड़ी होती हैं वो डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा ही जुड़ी होती हैं। तो ये ऑप्शन तो गलत है कि कोई इंटरचेन नहीं प्रेजेंट है, इंटरचेन प्रेजेंट है। लैक्स लाइट चेन ओनली, यानी कि लाइट चेन जो है वो एब्सेंट होती है, नहीं, लाइट चेन ही तो मेनली प्रेजेंट होती है हैवी चेन के साथ। इज प्रोड्यूस्ड बाय द पेप्सिन ट्रीटमेंट, नहीं, फैब फ्रेगमेंट्स जो है वो पपाइन एंजाइम के ट्रीटमेंट से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द कॉम्प्लीमेंटेरिटी डिटरमाइनिंग रीजन। पहला ऑप्शन है आर रिस्ट्रिक्टेड टू लाइट चेन, आर कंसर्न इन एंटीजन रिकॉग्निशन, are in the constant part of the immunoglobulin molecule, binds to Fc receptor। इसका सही आंसर है आर कंसर्न इन एंटीजन रिकॉग्निशन। ये एक एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है। हम यहाँ पर समझते हैं कि कॉम्प्लीमेंटरी डिटरमाइनिंग रीजन क्या होते हैं। शॉर्ट में इनको CDRs भी कहा जाता है। ये एंटीबॉडी का एक स्ट्रक्चर है। एंटीबॉडी प्रोटीन से मिलकर के बनी होती हैं और प्रोटीन से अमीनो एसिड्स के मिलने से बनती हैं। वाई शेप का स्ट्रक्चर होता है एंटीबॉडी का। एक एंटीबॉडी दो चेन होती है, एक लाइट चेन होती है और एक हैवी चेन होता है। इन लाइट और हैवी चेन में भी दो पार्ट होते हैं, एक पोर्शन होता है वेरिएबल और एक पोर्शन होता है कांस्टेंट। यहाँ पर VL लिखा हुआ है तो V का मतलब हो गया वेरिएबल और L लिखा हुआ है यानी कि लाइट चेन हुआ। सेम यहाँ पर है, C का मतलब कांस्टेंट और L का मतलब लाइट चेन, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है वो लाइट चेन का कांस्टेंट रीजन है। हैवी चेन के अंदर VH वेरिएबल और हैवी चेन, तो ये वाला जो पोर्शन है वो वेरिएबल रीजन हुआ और कांस्टेंट लिखा हुआ है CH, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है वो कांस्टेंट है और H का मतलब हैवी चेन हुआ। तो जो हैवी चेन्स होते हैं उनमें अलग अलग डोमेन्स प्रेजेंट होते हैं, वो अलग अलग एंटीबॉडी के अकॉर्डिंग होता है, उसको हम आगे समझेंगे। तो वेरिएबल रीजन का मतलब हो गया, वेरिएबल मतलब जो चेंज होता रहता है, ठीक है। तो कांस्टेंट रीजन तो फिक्स हो गया, एक बार बन गया तो बन गया, ठीक है। तो वेरिएबल रीजन हैवी चेन और लाइट चेन में इस तरीके की तीन जगह होती हैं जिनको कॉम्प्लीमेंट्री डिटरमाइनिंग रीजंस कहते हैं। ये रीजंस जरूरी होते हैं एंटीजन बाइंडिंग के लिए, क्योंकि किस तरीके का एंटीजन इनकाउंटर हो रहा है ह्यूमन बॉडी के अंदर, मतलब जिस तरीके का हर बार तो अलग अलग एंटीजन आ रहे हैं, पहले से सेल को तो पता नहीं है कि किस तरीके का ये एंटीजन है, मुझे किस तरह की एंटीबॉडी बनाकर रखनी चाहिए। जब एंटीजन बॉडी के अंदर आता है उसके अकॉर्डिंग बी सेल एक्टिवेट होती हैं और उस एंटीजन के अकॉर्डिंग एंटीबॉडी बनना स्टार्ट होती हैं। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री डिटरमाइनिंग रीजंस होते हैं इनका काम क्या होता है, एंटीजन के साथ बाइंड करना, उनको रिकॉग्नाइज करना। तो कॉम्प्लीमेंट्री डिटरमाइनिंग रीजंस क्या होते हैं, एक एंटीबॉडी के लाइट चेन और हैवी चेन के वेरिएबल रीजन पर पाए जाने वाला समूह,
ठीक है, जगह है जिसको हम कॉम्प्लीमेंटैरिटी डिटरमाइनिंग रीजन कहते हैं, और ये एंटीजन के साथ बाइंड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं या जरूरी होते हैं। और ये एंटीजन को रिकॉग्नाइज करने यानी कि उसको पहचानने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। सीडीआर का मेन काम यही है। एंटीबॉडी में 3 रीजन पे जो सीडीआर रीजन्स देखने को मिलेंगे, इनका काम क्या है? फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग, यानी कि ये एंटीजन बाइंडिंग का काम करते हैं, और इन रीजन को हाइपर वेरिएबल रीजन भी कहा जाता है। तो सीडीआर जो होते हैं वो एन टर्मिनल रीजन पर मिलते हैं, हमेशा वेरिएबल रीजन पर आपको देखने के मिलेंगे। लाइट चेन के अंदर भी 3 सीडीआर रीजन है, और हैवी चेन के अंदर भी 3 सीडीआर रीजन पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? आर कंसर्न इन एंटीजन रिकॉग्निशन। पहला ऑप्शन कह रहा है आर रिस्ट्रिक्टेड टू लाइट चेन, नहीं, हमने देख लिया ये हैवी चेन में भी मिलता है, तो ये ऑप्शन गलत है। आर इन द कांस्टेंट पार्ट ऑफ द इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल, नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल रीजन पर मिल रहे हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत है। बाइंड टू एफसी रिसेप्टर, नहीं, ये एंटीजन के साथ बाइंड करने में हेल्प कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन भी क्या हुआ? गलत हुआ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द बेसिक इम्यूनोग्लोबुलिन यूनिट इज कंपोज्ड ऑफ, यानी कि एक एंटीबॉडी का में कौन सी यूनिट्स होती हैं। ये दिया गया है कि 2 आइडेंटिकल हैवी और 2 डिफरेंट लाइट चेन, 2 डिफरेंट हैवी और 2 डिफरेंट लाइट चेन, 2 सेम हैवी और 2 सेम लाइट चेन, और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि 2 डिफरेंट हैवी और 2 आइडेंटिकल लाइट चेन है। इसको समझते हैं हम। इसका सही आंसर है 2 आइडेंटिकल हैवी एंड 2 आइडेंटिकल लाइट चेन, यानी कि एक एंटीबॉडी में एक जैसी ही 2 हैवी चेन देखने को मिलेंगी और एक जैसी ही 2 लाइट चेन देखने को मिलेंगी। ये एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी में ये एक हैवी चेन हो गई और ये एक हैवी चेन हो गई, ये एक लाइट चेन है और एक ये लाइट चेन है। देख सकते हो ये हैवी चेन और ये हैवी चेन दोनों सेम है। ये वाला पोर्शन जो है वो वेरिएबल रीजन हो गया, ठीक है। ये वाला CH1 रीजन है, तो इस वाले हैवी चेन में भी CH1 यहीं पर है, ठीक है। यहाँ पर हिंज रीजन दोनों में ही प्रेजेंट है ये, फिर CH2 प्रेजेंट है, दोनों में ही सेम CH3 है। ऐसा ही लाइट चेन के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा। तो यानी कि इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो 2 आइडेंटिकल हैवी और 2 आइडेंटिकल लाइट चेन से मिलकर के बनी होती हैं। ये वाला जो पोर्शन है वो एंटीजन बाइंडिंग का काम करता है, और ये वाला जो पोर्शन है वो इफेक्टर एक्टिविटी कराता है, क्योंकि इसको एफसी पोर्शन बोलते हैं। और इस एफसी पोर्शन के लिए जो फैगोसाइटोसिस करने वाली सेल्स होती हैं उनके ऊपर इसके लिए रिसेप्टर मिलते हैं, एफसी रिसेप्टर कहते हैं उनको। ये वहां पर जाकर बाइंड करके और एंटीजन किस तरीके का है उसके अकॉर्डिंग इफेक्टर एक्टिविटी शो करते हैं। एक एंटीबॉडी के अंदर लाइट चेन या तो कप्पा हो सकती है या फिर लैम्डा हो सकती है। वहीं पर जो हैवी चेन होते हैं, हैवी चेन जो है आइसोटोप्स बनते हैं, यानी कि म्यू, गामा, अल्फा, डेल्टा और एप्सिलॉन। इस हैवी चेन के बेस पर इम्यूनोग्लोबुलिन 5 तरीके की हो जाती हैं। अगर म्यू प्रेजेंट है हैवी चेन तो इम्यूनोग्लोबुलिन M, गामा प्रेजेंट है तो इम्यूनोग्लोबुलिन G, अल्फा हैवी चेन प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन A, डेल्टा हैवी चेन प्रेजेंट है तो इम्यूनोग्लोबुलिन D बोलते हैं। वहीं पर अगर एप्सिलॉन हैवी चेन प्रेजेंट है तो उसको इम्यूनोग्लोबुलिन E बोल देते हैं। एक एंटीबॉडी में ये हिंज रीजन मिलता है। हिंज रीजन का काम क्या है कि जो बैक्टीरियम या पैथोजन है उसके ऊपर जो एंटीजन दिख रहे हैं, यानी कि जो मॉलिक्यूल निकल रहे हैं, उनके साथ फ्लेक्सिबिलिटी के साथ बाइंड कर सके, ये उसमें हेल्प करता है हिंज रीजन। साथ में जो हैवी चेन और लाइट चेन्स होती हैं वो आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ी हुई होती हैं। इस वाले पोर्शन को एन टर्मिनल कहा जाता है और इस वाले पोर्शन को कांस्टेंट सी टर्मिनल कहा जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग जीन क्लस्टर्स डू नॉट कंट्रीब्यूट टू एंटीजन बाइंडिंग। होता यह है कि एक ही प्रकार की एंटीबॉडी अलग अलग तरह के एंटीजन के साथ बाइंड कर सकती है, तो ये कैसे पॉसिबल होता है। एंटीबॉडी में इस तरह की विभिन्नता के लिए DNA के उस भाग में चेंजेस होते रहते हैं जो एंटीबॉडी को कोड करता है।
ठीक है। यानी कि जो जीन होता है एंटीबॉडी का क्रोमोसोम में, वो क्या है कि किस तरीके का एंटीजन आया है उसके अकॉर्डिंग एंटीबॉडी को बनना है ना। एक ही एंटीबॉडी, एग्जाम्पल के लिए अगर आप इम्यूनोग्लोबुलिन जी को लेते हो, एंटीबॉडी जी को, तो वो हर बार अलग तरीके से बन सकती है। जो CDR रीजन है, जो उसका एंटीजन बाइंडिंग पोर्शन है, वो चेंज हो सकता है। कांस्टेंट वाला रीजन जो उसका सीक्वेंस है वो तो सेम रहेगा। तो ये जो हर बार वेरिएबल रीजन का जो कंपोजिशन होता है चेंज होता रहता है। ये सब कुछ कहाँ पर डिपेंड करता है? जीन पर। ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग जीन क्लस्टर डू नॉट कंट्रीब्यूट टू एंटीजन बॉन्ड बाइंडिंग? तो हैवी चेन का वेरिएबल रीजन, लाइट चेन का वेरिएबल रीजन, और ये जे चेन हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है, वेरिएबल रीजन ही तो जो है वो एंटीजन बाइंडिंग कराता है। ये कांस्टेंट रीजन हो गया लाइट चेन का, तो इसका आंसर यही होगा, कांस्टेंट रीजन जो है वो एंटीजन बाइंडिंग में कंट्रीब्यूट नहीं करता है। तो हम थोड़ा सा इसको डीप में समझते हैं, ताकि अगर इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आ जाएं तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो आराम से। जो वेरिएबल रीजन है वो एंटीजन बाइंडिंग रीजन है। वेरिएबल एंटीजन बाइंडिंग में दोनों चेन इन्वॉल्व है, लाइट चेन भी और हैवी चेन। तो जो लाइट चेन है वो वेरिएबल और ज्वाइनिंग जो जीन क्लस्टर है उनसे मिलकर के बनती है। हैवी चेन जो है उसके अंदर वेरिएबल, डाइवर्सिटी और ज्वाइनिंग जीन क्लस्टर पाए जाते हैं। ये एक जर्म लाइन डीएनए है। डीएनए से डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। ठीक है। रेप्लिकेशन के बाद एमआरएनए बनता है, एमआरएनए के बाद प्रोटीन बनता है, और एंटीबॉडी प्रोटीन है। तो जो चेंजेस डीएनए में जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग प्रोटीन बनेगी, है ना। जर्म लाइन डीएनए, ठीक है। वेरिएबल, डोमेन, ज्वाइनिंग रीजन, CH1, CH2 और CH3। ठीक है। ये लाइट चेन है और ये रहा हैवी चेन। ठीक है। यहाँ पर ही सब कुछ अरेंजमेंट होगा जो होगा। अगर हैवी चेन बननी है तो ये VDJ और ये CH1, CH2, CH3 रीजन आपस में जुड़ेंगे। ठीक है। अगर लाइट चेन बनना होगा तो ये D वाला पोर्शन बीच में से हट जाएगा और सीधा V और J आपस में जुड़ जाएंगे। से डीएनए बनता है सोमेटिकली रिकम्बाइंड डीएनए, यानी कि जहाँ पर जो डीएनए है वहाँ पर म्यूटेशंस होते रहते हैं और वो चेंज होता रहता है। एंटीबॉडी के लिए ये जो चेंजेस होते हैं इनको सोमेटिक हाइपर म्यूटेशन बोलते हैं। उसके बाद बनेगा प्राइमरी आरएनए मैसेज। ठीक है। आरएनए के अंदर दो रीजन्स पाए जाते हैं, एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स। एक्सॉन्स रीजन जो है वो प्रोटीन कोड करते हैं और इंट्रॉन्स रीजन होते हैं वो प्रोटीन को कोड नहीं करते। तो जब एक फाइनल एमआरएनए बनता है जिसके अंदर स्प्लाइसिंग होती है, इसलिए यहाँ पर स्प्लाइस्ड एमआरएनए कह रहे हैं, वहां पर क्या होता है, इंट्रॉन वाला जो रीजन है वो काट करके निकाल दिया जाता है और एक्सॉन्स आपस में जोड़ दिए जाते हैं। तो ये जो प्राइमरी एमआरएनए बना है ये वाला रीजन इंट्रॉन हो गया, सेम ये वाला रीजन इंट्रॉन हुआ, ये रीजन इंट्रॉन हुआ, ऐसे यहाँ पर इंट्रॉन रीजन है, ये इंट्रॉन रीजन है। तो क्या होगा कि जब फाइनल एमआरएनए बनने वाला होगा तो ये इंट्रॉन रीजन्स कट कर दिए जाएंगे और ये जो एक्सॉन्स वाले रीजन्स हैं ये आपस में जोड़ दिए जाएंगे। तो ये फाइनल स्प्लाइस्ड एमआरएनए है। यहाँ पर इंट्रॉन नहीं मिल रहा है, पॉली ए टेल लगी हुई है। ठीक है। तो मतलब कि ये एमआरएनए है और इस तरीके से स्प्लाइसिंग के बाद जो ट्रांसलेशन हो करके एक पॉलीपेप्टाइड बनेगी और वो एंटीबॉडी का फंक्शन प्ले करेगी। तो हम समझ गए कि एंटीजन बाइंडिंग में वेरिएबल रीजन के अंदर होता है और जो लाइट चेन का वेरिएबल रीजन है वहाँ पर जो जीन क्लस्टर है वो वेरिएबल और ज्वाइनिंग है, जबकि हैवी चेन में जो जीन क्लस्टर है वो वेरिएबल, डाइवर्सिटी और ज्वाइनिंग रीजन है। इस अकेले पोर्शन से आपको डीबीटी वगैरह, CSIR, ICMR में कई क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो इस वाले पोर्शन को जरूर याद कर लीजिएगा। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि रिकॉम्बिनेशन ऑफ द VD एंड J जीन सेगमेंट्स only occur in light chain, is affected by recombinase enzyme, only occur in mature B cell, only occur in mature T cell। सही आंसर है is affected by recombinase enzyme। जो एंटीबॉडी है वो B सेल के ऊपर रहती है,
ठीक है, वो वहां पर जो है बी सेल रिसेप्टर की तरह काम करती है। सेम टी सेल के ऊपर टी सेल रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। तो इनके जो जीन सेगमेंट्स होते हैं वो एंटीजेंस के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं, रिकॉम्बिनेशन होता रहता है उनके अंदर। तो जो रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस है वो RAG1 और RAG2 दो जीन्स करते हैं। इनको रिकॉम्बिनेशन एक्टिवेटिंग जीन्स भी कहते हैं। ये रिकॉम्बिनेज एंजाइम को इनकोड करते हैं, यानी कि जो RAG1 और RAG2 जीन्स हैं उनसे आगे चल करके रिकॉम्बिनेज एंजाइम बनता है। ये जो रिकॉम्बिनेज एंजाइम है डेवलपिंग, यानी कि जो बी सेल अभी डेवलप हो रही है, जिसकी ग्रोथ हो रही है, और टी सेल्स हैं उनके अंदर एक्सप्रेस होता है। इसका जो मेन काम है वो VDJ रिकॉम्बिनेशन के अंदर है। मेन काम क्या है? VDJ रिकॉम्बिनेशन के अंदर है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दो पॉइंट आपको बहुत याद रखने हैं कि जो VDJ जीन सेगमेंट के लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है? रिकॉम्बिनेज एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है। उसका जो जीन है उसका नाम RAG1 और RAG2 है। ठीक है, तो ये दो पॉइंट याद रखिएगा। इससे मैंने कई एग्जाम्स में क्वेश्चंस देखे हैं। कर्स इन द लाइट चेन रॉन्ग है, क्योंकि जो यहाँ पर डी दिया हो गया है ना, और हम जानते हैं कि जो डी डाइवर्सिटी रीजन है वो हैवी चेन के अंदर मिलता है, लाइट चेन के अंदर तो वी और जे जीन सेगमेंट बस मिलते हैं। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ओनली अकर इन मैच्योर बी सेल, नहीं, अभी हमने समझा कि ये जो है वो बी और टी सेल दोनों में मिलता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इम्यूनोग्लोबुलिन इडियोटाइप्स आर फाउंड इन द हिंज रीजन, इन द वेरिएबल रीजन ऑफ बोथ हैवी और लाइट चेन, तीसरा कांस्टेंट रीजन ऑफ द हैवी चेन, चौथा ऑप्शन कह रहा है इन द कांस्टेंट रीजन ऑफ द लाइट चेन। इसको समझते हैं। इसका जो सही आंसर है वो है जो इम्यूनोग्लोबुलिन इडियोटाइप्स हैं, वेरिएबल रीजन ऑफ बोथ हैवी और लाइट चेन्स। ये एंटीबॉडी है। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन एंटीजन के साथ बाइंड करता है, इसलिए इसको पैराटोप बोलते हैं। जो टोप्स होते हैं वो हैवी और लाइट चेन, इम्यूनोग्लोबुलिन की हैवी और लाइट चेन दोनों में मिलेंगे। एंटीबॉडी में दो रीजन होते हैं। एक होता है पैराटोप रीजन। पैराटोप रीजन क्या है? एंटीजन को डिटरमाइन करता है, ठीक है, उसके साथ बाइंड होता है। एक रीजन होता है इडियोटोप, जो कि ज्यादातर CDR रीजन के साथ एसोसिएटेड होता है, जुड़ा हुआ होता है। इडियोटोप क्या करता है? स्पेसिफिक एंटीजन के साथ बाइंड करना है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। पैराटोप तो क्या है, जैसे यहाँ पर ये है, तो यहाँ पर एंटीजन, मान लो इस तरीके का कोई एंटीजन है, उसके ऊपर जो मिल रहा है जो कि एंटीबॉडी के पैराटोप से बाइंड करता है, इसको इपीटोप बोलते हैं एंटीजन के ऊपर, और एंटीबॉडी के ऊपर इसको पैराटोप बोलते हैं। तो पैराटोप और इपीटोप आपस में क्या होते हैं? बाइंड होते हैं। बट किस तरीके के एंटीजन के साथ इस एंटीबॉडी को बाइंड होना है वो डिसाइड होता है इडियोटोप से। तो हर एंटीबॉडी का इडियोटोप जो है वो यूनिक होता है, क्योंकि ये डिसाइड करता है कि किस स्पेसिफिक एंटीजन के साथ बाइंड करेगी ये एंटीबॉडी। अगर किसी भी एंटीबॉडी के ऊपर सिर्फ एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो उसको इडियोटोप बोलते हैं, और अगर इसी तरीके से 2-3 इडियोटोप या रीजन्स प्रेजेंट हैं तो उसको हम इडियोटाइप्स भी बोलने लगते हैं। ये जो है हैवी चेन और लाइट चेन इम्यूनोग्लोबुलिन्स के उसमें प्रेजेंट होते हैं। कई बार जो इडियोटाइप्स या टोप्स होते हैं वो इपीटोप की तरह भी काम करने लगता है। अभी हमने समझा कि जो इपीटोप्स होते हैं वो एंटीजन के ऊपर बाइंड करते हैं, बट अगर कोई एंटीबॉडी बन रही है जो कि इस वाली एंटीबॉडी को डिस्ट्रॉय करना चाहती है, तब ये जो इडियोटोप होते हैं वो इपीटोप की तरह काम करते हैं, और ये एंटीबॉडी इसको एज अ इपीटोप रिकॉग्नाइज करती है। इडियोटाइपिक डिफरेंसेस हम देख सकते हैं, क्योंकि हर एंटीबॉडी एक स्पेसिफिक एंटीजन के साथ बाइंड करेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वेरिएबल रीजन पर ही मिल रहा है, लाइट चेन और हैवी चेन। कांस्टेंट रीजन तो सेम है।
ये इम्यूनोग्लोबुलिन जी की 2 एंटीबॉडी है। यहाँ पर जो कांस्टेंट रीजन है वो दोनों एंटीबॉडी में सेम है, बस ये जो वेरिएबल रीजन है ये चेंज हो रहा है क्योंकि ये वेरिएबल रीजन में इडिटोप्स प्रेजेंट है और ये इडिटोप डिसाइड करते हैं कि ये एंटीबॉडीज किस स्पेसिफिक एंटीजन के साथ बाइंड करेगी। यानी कि दोनों ही इम्यूनोग्लोबुलिन है, बट यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से ये अलग एंटीजन के साथ बाइंड करेगी और ये अलग एंटीजन के साथ बाइंड करेगी। तो ये जो वेरिएबल रीजन की वजह से यहाँ पर जो आप डिफरेंस देख रहे हो इसको ही एडियोटाइपिक डिफरेंसेस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विथ रेफरेंस टू वेरिएबल इम्यूनोग्लोबुलिन डोमेन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इट है, पहला ऑप्शन कह रहा है इट हैज एंटी पैरेलल बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर, it uses beta turn loops to bind antigen, it mediate the secondary consequences of antigen recognition। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है इट हैज़ अ टिपिकल इम्यूनोग्लोबिन फोल्ड विद एन इंट्राचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये इम्यूनोग्लोबिन के वेरिएबल रीजन के कैसा स्ट्रक्चर है, क्योंकि एंटीबॉडी भी एक प्रोटीन है और हर प्रोटीन एक अलग अलग तरीके का स्ट्रक्चर बनाती रहती है, तो ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है इट मीडिएट्स द सेकेंडरी कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एंटीजन रिकॉग्निशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट अप्लाई टू इम्यूनोग्लोबुलिन जी। पहला है ऑप्शन न्यूट्रलाइजेस बैक्टीरियल टॉक्सिन, कैन फिक्स कॉम्प्लीमेंट। थर्ड ऑप्शन है appears early in the primary immune response। फोर्थ ऑप्शन क्रॉसेस द ह्यूमन प्लासेंटा और फिफ्थ ऑप्शन कह रहा है ऑप्सोनाइजेस बैक्टीरिया। इसका सही आंसर है अपीयर्स अर्ली इन द प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के लिए जो सबसे पहले है वो इम्यूनोग्लोबुलिन एम आती है, मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन पहली बार अगर किसी स्पेसिफिक एंटीजन का पहली बार इनकाउंटर होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर तो वहाँ पर इम्यूनोग्लोबुलिन एम बनती है सबसे पहले, ना कि इम्यूनोग्लोबुलिन जी। तो इसका सही आंसर क्या है अपीयर्स अर्ली इन द इम्यून रिस्पॉन्स। ये चीज क्या है नॉट अप्लाई टू इम्यूनोग्लोबुलिन जी। इम्यूनोग्लोबुलिन जी के ये फंक्शंस हैं, ये मोस्ट कॉमन एंटीबॉडी क्लास है, सीरम के अंदर सबसे ज़्यादा एंटीबॉडी यही मिलती है। इसकी कई सब क्लासेस हैं इम्यूनोग्लोबुलिन G1, G2, G3 और G4। ये एक फैगोसाइटिक सेल्स हो गई, मैक्रोफेजेस होते हैं, उनके ऊपर इस तरीके के रिसेप्टर प्रेजेंट है। इस रिसेप्टर में एक एंटीबॉडी आ करके अपने इस FC वाले पोर्शन के साथ बाइंड करेगा, तो ये FC रिसेप्टर हो गया और ये जो है वो ये वाला पोर्शन जो है वो FC हो गया। तो इम्यूनोग्लोबुलिन जी जो है वो क्या करती है अपने FC रिसेप्टर के द्वारा मैक्रोफेजेस के साथ बाइंड होकर के फैगोसाइटोसिस यानी कि जो सेल का जो फैगोसाइटोसिस है उसको बढ़ाती हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन की जो G1 और G3 वाली क्लास है वो कॉम्प्लीमेंट पाथवे को एक्टिवेट करती हैं ज़्यादातर, और जो ह्यूमन में इम्यूनोग्लोबुलिन G1 है वो एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल साइटोटॉक्सिसिटी नेचुरल किलर सेल्स के द्वारा जो होता है उसको मेडिएट कराने में हेल्प करती हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं इम्यूनोग्लोबुलिन जी के, इनको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द लो एफिनिटी FC गामा आर सेकेंड इम्यूनोग्लोबुलिन जी रिसेप्टर। पहला ऑप्शन है बाइंड्स एग्रीगेटेड इम्यूनोग्लोबुलिन जी, सेकेंड हैज अ ग्लाइकोसिल फास्फेटिडाइल इनोसिटोल एंकर, थर्ड है बाइंड मोनोमेरिक इम्यूनोग्लोबुलिन ई, एविडली बाइंड्स मोनोमेरिक इम्यूनोग्लोबुलिन जी। एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है वो कहलाता है FC पोर्शन, ठीक है। अब अगर एंटीबॉडी ने यहाँ पर एंटीजन को बाइंड कर लिया है तो वो करती क्या है, मतलब वो किस तरीके से इस एंटीजन को डिस्ट्रॉय करती है। तो होता यह है कि ये फैगोसाइटोसिस सेल्स हो गई, फैगोसाइटोसिस सेल्स के ऊपर ऐसे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जिनको हम FC रिसेप्टर कहते हैं। यहाँ पर एंटीबॉडी आकर के अपने FC वाले पोर्शन के साथ बाइंड करती है और उसके ऊपर इस तरीके का एंटीजन बधा हुआ होता है।
ठीक है, जैसे ही ये एंटीबॉडी एफसी पोर्शन से इस एफसी रिसेप्टर के साथ बाइंड करती है, आगे चल कर के इस सेल्स के अंदर क्या होता है, फैगोसाइटोसिस वाली जो प्रोसेस होती है वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, यानी कि ये जो एंटीबॉडी है वो धीरे धीरे ये जो फैगोसाइटोसिस सेल थी उसको अपने अंदर लेगी और यहाँ पर एंटीजन को क्या करेगी, डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देगी। ये सिंपल सी मैकेनिज्म है। यहाँ पर देखो ये इफेक्टर सेल्स हैं, यानी कि फैगोसाइटिक सेल्स हो गई, नेचुरल किलर सेल हो सकती है, मैक्रोफेजेस हो सकती है, डेंड्राइटिक सेल्स होती हैं। इनके ऊपर ये एफसी रिसेप्टर प्रेजेंट है। ये एंटीबॉडी आई, इसके ऊपर ये पैथोजन बाइंड है, तो एफसी पोर्शन के साथ एफसी रिसेप्टर के साथ एंटीबॉडी बाइंड है। ठीक है, तो जो इसका सही आंसर है लो एफिनिटी एफसी गामा आर सेकेंड इम्यूनोग्लोबुलिन जी रिसेप्टर बाइंड्स एग्रीगेटेड इम्यूनोग्लोबुलिन जी, यानी कि रिसेप्टर जो एग्रीगेटेड इम्यूनोग्लोबुलिन जी है उसके साथ बाइंड करता है। एफसी रिसेप्टर्स क्या है, सेल सरफेस रिसेप्टर जो एक पर्टिकुलर इम्यूनोग्लोबुलिन क्लास के एफसी पोर्शन के साथ बाइंड करते हैं। जो एफसी रिसेप्टर्स होते हैं वो किन सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स के ऊपर, फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल्स के ऊपर, नेचुरल किलर सेल्स, इसके अलावा मैक्रोफेजेस, ग्रेनुलोसाइट्स, ह्यूमन प्लेटलेट और मास्ट सेल के ऊपर ये देखने को मिलेंगे आपको। इन रिसेप्टर्स का काम क्या है, माइक्रोब्स जो फैगोसाइटिक या साइटोटॉक्सिक सेल्स होती हैं उनको स्टिमुलेट करना, उत्तेजित करना कि वो माइक्रोब्स या जो ऐसी सेल्स जो इन्फेक्टेड हो गई हैं, जिनको बीमार डिजीज हो गई हैं, उनको खत्म करना। ये रिसेप्टर्स काम करते हैं उन सेल्स को स्टिमुलेट करने के लिए। एफसी एप्सिलॉन R1, एप्सिलॉन है तो इम्यूनोग्लोबुलिन ई, यानी कि R1 रिसेप्टर है तो इसके अंदर क्या होगी, हाई एफिनिटी होगी कि वो इम्यूनोग्लोबुलिन ई के एफसी रिसेप्टर के साथ बाइंड करे। अब इम्यूनोग्लोबुलिन ई जो है वो मास्ट सेल, बेसोफिल और इस्नोफिल के साथ ज़्यादातर बाइंड करती है। हम बार बार पढ़ते ही रहते हैं, ये आपको पता है पहले से। तो जो एफसी एप्सिलॉन R1 रिसेप्टर है वो इम्यूनोग्लोबुलिन ई के को बाइंड करा करके और मास्ट सेल, बेसोफिल और इस्नोफिल्स में क्या करते हैं, डीग्रेनुलेशन, यानी कि उसके अंदर के जो भी ग्रेन्यूल्स हैं उनको बाहर निकलवाने का जो सिग्नलिंग है उसको करते हैं ये। दूसरा रिसेप्टर है एफसी एप्सिलॉन R सेकेंड, इसको CD23 रिसेप्टर भी कहते हैं। ये रिसेप्टर जो है इम्यूनोग्लोबुलिन ई के लिए लो एफिनिटी रखता है। ठीक है, इस रिसेप्टर का काम क्या है, बी सेल एक्टिवेशन और उसकी ग्रोथ को रेगुलेट करना, उसका रेगुलेशन करना, इम्यूनोग्लोबुलिन ई की सिंथेसिस करना। ये रिसेप्टर इम्यूनोग्लोबुलिन ई या और इम्यूनोग्लोबुलिन ई के साथ जो फूड वाले एलर्जन, यानी कि एलर्जन मतलब यहाँ पर हुआ जो एलर्जी कॉज कर रहे हैं, ठीक है, उस कॉम्प्लेक्स को इंटेस्टाइनल इपिथेलियम, इंटेस्टाइन के ऊपर जो इपिथेलियम प्रेजेंट होती है वहां पे ट्रांसपोर्ट कराना इस रिसेप्टर का काम है। इसके अलावा ये मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करता है कि वो ट्यूमर निक्रोसिस फैक्टर, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6 और GM-CSF इसको जो है वो रिलीज करे। ये मैक्रोफेजेस को इस तरीके से एक्टिवेट करते हैं, ये रिसेप्टर हेल्प करते हैं मैक्रोफेज को एक्टिवेट होने में। फिर एक रिसेप्टर है एफसी गामा R सेकेंड बी। ये रिसेप्टर उस एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड करता है जो जिसके साथ एंटीजन बाइंड है, उसके एफसी रीजन के साथ ये बाइंड होता है। ये रिसेप्टर ऐसी सिग्नलिंग करता है कि जो बी सेल का डिवीजन है और उसका डिफरेंशिएशन है, बी सेल दो रूप में डिफरेंशिएट होती है, प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी सेल, वो जो है डाउन रेगुलेट हो जाए, यानी कि जो है वो कम हो, मतलब बी सेल का डिवीजन और उसका जो डिफरेंशिएशन है वो कम हो। ऐसी सिग्नलिंग कौन देता है, एफसी गामा R सेकेंड बी रिसेप्टर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एफसी रिसेप्टर्स हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि इनसे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। सीधा क्वेश्चंस आते हैं, कोई ज़्यादा इसमें है नहीं याद करने के लिए या प्रेशर डालने के लिए अपने ब्रेन पे, बस एक बार समझ लेंगे तो बहुत इजी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इम्यूनोग्लोबुलिन इन सीरम म्यूकस सेक्रीशन। पहला ऑप्शन है हैज नो जे चेन, हैज नो सेक्रेटरी पेस, इज डाइमरिक,
कांट बाइंड टू न्यूट्रोफिल। इसका सही आंसर है सी, इज डाइमरिक। ये एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर्स है। 5 तरह की एंटीबॉडी मिलती है ह्यूमन के अंदर, जी, ई, डी, एम और ए। ठीक है, जो जी, ई और डी होती हैं वो मोनोमेरिक होती हैं। जो इम्यूनोग्लोबुलिन एम होती है वो पेंटामेरिक होती है, आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ी होती हैं और इनके बीच में इस तरीके से ये जे चेन प्रेजेंट है। इम्यूनोग्लोबुलिन ए जो है वो डाइमर के रूप में होती है। ठीक है, इनके बीच में ये जे चेन प्रेजेंट है और साथ में एक सेक्रेटरी प्रोटीन होती है, वो इनके साथ बाइंड रहती है इनके डाइमर स्टेज में इम्यूनोग्लोबुलिन ए के। अब इम्यूनोग्लोबुलिन ए क्या है कि जो प्लाज्मा होता है, ठीक है, वहां पर तो ये मोनोमर के रूप में प्रेजेंट होती है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ऐसे एक मोनोमर यूनिट प्रेजेंट होती है इम्यूनोग्लोबुलिन ए के। बट जो सीरोम्यूकस सेक्रेशंस है वहां पर ये इस तरीके से डाइमर बना लेती है, यानी कि 2 इम्यूनोग्लोबुलिन ए ज्वाइनिंग चेन और सेक्रेटरी प्रोटीन के द्वारा जुड़ करके डाइमर फॉर्म बनाती हैं। तो इम्यूनोग्लोबुलिन ए क्या है, सीरोम्यूकस सेक्रेशंस के अंदर सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होती हैं, वहाँ पर ये डिफेंस का काम करती हैं। जो एक्सटर्नल बॉडी सरफेस है, मतलब जो बाहरी परत है शरीर की, वहाँ पर इम्यूनोग्लोबुलिन ए प्रेजेंट होती हैं। तो प्लाज्मा के अंदर तो ये मोनोमर के रूप में होती हैं, लेकिन जैसे ही सेक्रेशंस के अंदर गई, सलाइवा, टीयर्स और ये जो भी बॉडी सरफेस के ऊपर, वहाँ पर ये डाइमर के रूप में जुड़ जाती हैं आपस में। क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ द इम्यूनोग्लोबुलिन ए। Immunoglobulin M is most commonly tetrameric. Immunoglobulin M is the main class of natural antibody. Third option कह रहा है immunoglobulin has the same number of constant domain as immunoglobulin G. और फोर्थ कह रहा है immunoglobulin M is a weak bacterial agglutinator. सही आंसर है immunoglobulin M is the main class of natural antibodies. थोड़ा सा समझ लेते हैं हम कि कह रहा है, पहला ऑप्शन कह रहा है कि इम्यूनोग्लोबुलिन एम इज मोस्ट कॉमनली टेट्रामेरिक। नहीं, इम्यूनोग्लोबुलिन एम जो है वो पेंटामेरिक होता है। 1, 2, 3, 4 और 5 इस तरीके से 5 एंटीबॉडी मिल करके आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड ज्वाइनिंग चेन के द्वारा जुड़ करके पेंटामेरिक बनाती हैं। तो ये पहला ऑप्शन तो गलत है, क्योंकि हमें ट्रू ढूंढना है, सही कौन सा है इन ऑप्शंस में वो ढूंढना है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि इम्यूनोग्लोबुलिन हैज द सेम नंबर ऑफ कांस्टेंट डोमेन एज इम्यूनोग्लोबुलिन जी। इम्यूनोग्लोबुलिन जी में 1, 2 और 3 सिर्फ 3 कांस्टेंट रीजन के डोमेन प्रेजेंट हैं, जबकि जी में आप देख सकते हो 1, 2, 3 और 4 डोमेन प्रेजेंट होते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन एम में कांस्टेंट रीजन के। तो ये जो थर्ड ऑप्शन है ये भी गलत हुआ इस तरीके से। फिर फोर्थ ऑप्शन कह रहा है इम्यूनोग्लोबुलिन एम इज अ वीक है, कमजोर बैक्टीरियल एग्लूटिनेटर है। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये देखो पेंटामेरिक है, तो सबसे ज्यादा जो एग्लूटिनेशन है वो इसी के द्वारा होगी। ये कुछ इम्यूनोग्लोबुलिन एम के खास पॉइंट्स हैं कि ये पेंटामर होती हैं, जो इंट्रावस्कुलर स्पेस होता है वहाँ पर मिलती हैं। इसके अलावा जो इम्यूनिटी होती है न्यूनेटल, यानी कि जो पैदा हुए बच्चे, जो अभी पैदा हुए बच्चे होते हैं, उनके अंदर इम्यूनिटी जो है यही इससे ही आती है। इसके अलावा जो ह्यूमरल डिफेंस, ह्यूमरल मतलब यहाँ पर एंटीबॉडी से रिलेटेड जो भी डिफेंस है वहाँ पर ये फर्स्ट सबसे पहले यही आती है। इसके अलावा ये जो क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे है उसका एक्टिवेशन करती है, क्योंकि इसके अंदर इसकी वैलेंसी ज़्यादा होती है, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर में ये कई एंटीजन के साथ बाइंड कर सकती है ना यहाँ पर। तो एक एंटीबॉडी जितने ज़्यादा एंटीजन के साथ बाइंड कर सकती है वो उसकी वैलेंसी है। तो चूँकि यहाँ पर ये बाकी एंटीबॉडी के कंपैरिजन ज़्यादा एंटीजन के साथ बाइंड कर सकती है, इसलिए जो इसकी वैलेंसी होती है बैक्टीरिया को एग्लूटिनेट करने के लिए वो ज़्यादा होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कप्पा एंड लाइट चेन जीन्स आर लोकेटेड on the same chromosome associated with only one type of heavy chain can be expressed by same B cell, all of the above या none of the above। सही इसका आंसर है none of the above। जो लाइट चेन होती है वो या तो कप्पा होगी या फिर लैम्डा लाइट चेन होगी। हैवी
हैवी चेन, कप्पा और लैम्डा जीन जो है वो अलग अलग क्रोमोसोम में प्रेजेंट होते हैं, वहाँ अलग अलग क्रोमोसोम से इनकोड होते हैं वो। तो क्या होता है कि जो डीएनए है जो लाइट चेन को कोड करता है, उसका वी और जे जीन सेगमेंट्स पहले आपस में जो है वो ज्वाइंट होते हैं वीडीजे रिकॉम्बिनेज एंजाइम के द्वारा। फिर ये जो वी जे जीन्स आपस में जुड़ गए हैं, इन जीन के साथ एक दूसरा जीन का जो प्रोडक्ट है या सी जो कांस्टेंट जीन है वो आकर के जुड़ता है और उसके बाद कंप्लीट लाइट चेन जो है वो बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ द इम्यूनोग्लोबुलिन डी। तो इसका सही आंसर है कि इम्यूनोग्लोबुलिन डी इज प्रेजेंट मेनली एज सरफेस रिसेप्टर ऑन बी सेल। इसको हम समझ लेते हैं। इसने पूछा है क्वेश्चन ने कि ट्रू कौन सा है। हमेशा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, खास तौर से ये ट्रू और फॉल्स वाले। हम कई बार होता है ट्रू पूछ रहा है पर हम ऑप्शन पढ़ते पढ़ते ऊपर भूल जाते हैं कि क्या पूछा है, तो इस चीज में तो जरूर ध्यान रखना है, क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़ना है। तो इनमें इन ऑप्शंस में सही क्या है वो इम्यूनोग्लोबुलिन डी के लिए ढूंढना है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है इम्यूनोग्लोबुलिन डी इज पेंटामेरिक, रॉन्ग, सिर्फ इम्यूनोग्लोबुलिन एम है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। इज रेजिस्टेंट टू प्रोटियोलाइटिक डिग्रेडेशन, कैसे भाई, एंटीबॉडी प्रोटीन की बनी है, अगर कोई प्रोटीनेज यानी कि ऐसे एंजाइम जो प्रोटीन को तोड़ते हैं वो आएंगे तो इम्यूनोग्लोबुलिन डी भी टूटेगी, तो ये रेजिस्टेंट नहीं है, ये ऑप्शन भी क्या हुआ, गलत है। इम्यूनोग्लोबुलिन डी इज एबंडेंट इन मिल्क, ये भी गलत है क्योंकि यहाँ पर सेक्रेशन है और इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन ए प्रेजेंट होता है। अब जो इसका सही आंसर है वो कह रहा है कि इम्यूनोग्लोबुलिन डी इज प्रेजेंट मेनली एज सरफेस रिसेप्टर ऑन बी सेल। तो जो नैव बी सेल है यानी कि जो भी बन रही है उसके ऊपर इम्यूनोग्लोबुलिन एम और डी, एम डी हमेशा शॉर्ट में याद रखना होता है इम्यूनोग्लोबुलिन के बारे में, एम डी ये दोनों मिलकर के बी सेल रिसेप्टर का काम करती हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन डी जो है वो मोनोमरिक होती है। इसके अलावा ये ही सबसे ज़्यादा प्रोटियोलाइसिस, प्रोटियो का मतलब हो गया प्रोटीन और लाइसिस का मतलब टूटना, प्रोटीन का टूटना। तो इम्यूनोग्लोबुलिन डी जो है वो बहुत ज़्यादा ससेप्टिबल होती है प्रोटियोलाइसिस के लिए। ये बहुत ही कम मिलती है माइलोमा प्रोटीन की तरह। इसके अलावा इम्यूनोग्लोबुलिन ए इसके अलावा मैंने पहले ही बोला कि इम्यूनोग्लोबुलिन ए है वो एबंडेंट होती है, बहुतायत मात्रा में बहुत ज़्यादा मिलती है मिल्क के अंदर, ना कि इम्यूनोग्लोबुलिन डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ द इम्यूनोग्लोबुलिन ई। अब हमें वापस से ट्रू स्टेटमेंट ढूंढना है बट इस बार इम्यूनोग्लोबुलिन ई के लिए। इम्यूनोग्लोबुलिन ई इज एबंडेंट इन सलाइवा, immunoglobulin E can't bind to macrophage, immunoglobulin E activate the complement cascade, immunoglobulin E bind strongly to mast cell। तो इसका सही आंसर है immunoglobulin E binds strongly to mast cell। थोड़ा समझते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन ई के बारे में। इम्यूनोग्लोबुलिन ई को जो है वो रीएजेनिक एंटीबॉडी भी कहते हैं क्योंकि एलर्जिक रिएक्शन के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इसके अलावा जो पैरासाइट्स का इन्फेक्शन होता है बॉडी के अंदर, वहाँ पर इम्यूनोग्लोबुलिन ई आकर ही काम करती है। तो ये दो की पॉइंट्स हैं इम्यूनोग्लोबुलिन ई के, इनसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम के अंदर। तो इम्यूनोग्लोबुलिन ई जो है वो एलर्जिक रिएक्शन में और पैरासाइट के इन्फेक्शंस में, इन दो पॉइंट्स को बहुत ध्यान से याद रखिएगा। इम्यूनोग्लोबुलिन ई अपने एफसी पोर्शन के साथ जो है वो कुछ सेल्स के एफसी रिसेप्टर के साथ बाइंड करती हैं, खासतौर से मास्ट सेल्स होती हैं उनके ऊपर, ठीक है। जैसे ही इम्यूनोग्लोबुलिन ई जिसने अपने ऊपर एंटीजन को बाइंड किया हुआ है, इसके एंटीजन को एलर्जन बोल देते हैं क्योंकि वो एलर्जी कॉज कर रहा है बॉडी के अंदर, वो ट्रिगर करती है। मतलब जैसे ये बाइंड होंगी मास्ट सेल के ऊपर, मास्ट सेल में डीग्रेनुलेशन स्टार्ट हो जाएगा और मास्ट सेल से कई जो हाइपर सेंसिटिविटी यानी एलर्जिक रिएक्शन करने वाले कंपाउंड्स होते हैं जो मास्ट सेल के अंदर भरे होते हैं वो रिलीज होना स्टार्ट कर देते हैं। तो इम्यूनोग्लोबुलिन के दो मेन काम है, एक तो एलर्जिक रिएक्शन में काम आती है, दूसरा पैरासाइटिक इन्फेक्शन के अंदर काम आती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्लीवेज ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन जी बाय पपायन प्रोड्यूसेस। पपायन एंजाइम है जो पपाया से निकाला गया था,
इसका पहला ऑप्शन कह रहा है कि अगर हम एंटीबॉडी को पपायन से डाइजेस्ट करते हैं तो क्या क्या मिल सकता है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है डाइवेलेंट एंटीजन बाइंडिंग फ्रेगमेंट, सेकेंड ऑप्शन कह रहा है आइसोलेटेड हैवी चेन, तीसरा कह रहा है फैब 2 फ्रेगमेंट और फोर्थ है फैब। तो समझते हैं क्या मिलता है। सही आंसर है फैब। ये एक एंटीबॉडी है, ठीक है। एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर जो है उनको ना अलग अलग रिड्यूसिंग एजेंट से ट्रीट करके फिर पता किया गया। पहले एक बार एंटीबॉडी को पेप्सिन से ट्रीट किया गया, पेप्सिन से ट्रीट करने के बाद फैब 2 फ्रेगमेंट मिलता है, क्योंकि ये जो 2 लगा हुआ है ना, इस 2 का मतलब है ये एंटीबॉडी सॉरी ये जो 2 लगा हुआ है ना, इस 2 का मतलब है यहाँ से एंटीजन बाइंडिंग और 2, यानी कि अगर आप पेप्सिन से ट्रीट करते हो तो ऐसा फ्रेगमेंट मिलता है जहां पर वो 2 एंटीजन को बाइंड कर सकते हैं, इसलिए इस फ्रेगमेंट को फैब 2 बोलते हैं। तो एक एंटीबॉडी को पेप्सिन के साथ डाइजेस्ट कराने पर फैब 2 और एक एफसी फ्रेगमेंट मिलता है। एफसी फ्रेगमेंट जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, जबकि फैब 2 जो है वो इंटैक्ट रहता है और अभी भी एंटीजन के साथ बाइंड कर सकता है। अगर एक एंटीबॉडी को पपायन के साथ डाइजेस्ट कराया जाए, पपायन के साथ डाइजेस्ट करा देंगे तो यहाँ पे 3 फ्रेगमेंट मिलेंगे। एक मिलेगा फैब, तो यहाँ पे 3 फ्रेगमेंट मिलेंगे, 2 तो एक जैसे ही होंगे जिनको हम फैब फ्रेगमेंट बोलते हैं, और एक तीसरा फ्रेगमेंट मिलेगा एफसी वाला, ठीक है। वहीं पर अगर आप मर्केप्टिथेनॉल से रिडक्शन करा दें तो ऐसी 2 हैवी चेन देखने को मिलेंगी और 2 अलग अलग लाइट चेन देखने को मिलेंगी, जो कि कंपोजिशन और स्ट्रक्चर में एक दूसरे सेम होती हैं, यानी दोनों लाइट चेन एक दूसरे के जैसी होंगी और हैवी चेन एक दूसरे की जैसी होंगी। तो ये वाला बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर एंटीबॉडी को पेप्सिन से ट्रीट किया तो क्या फ्रेगमेंट मिल रहा है, जैसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। अगर पपायन से ट्रीट किया तो क्या मिला, अगर मर्केप्टिथेनॉल से ट्रीट किया तो क्या मिला, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फैब फ्रेगमेंट पपायन के डाइजेशन के बाद मिलता है, उसको यूनिवैलेंट या मोनोवैलेंट बोल दिया जाता है, और इनके ऊपर एंटीजन के लिए एक एक बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होती है और ये एक दूसरे के एकदम आइडेंटिकल होते हैं। वो हमने यहाँ पर देख ही लिया कि ये दोनों फ्रेगमेंट एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द अप्रोक्सिएट नंबर ऑफ डी सेगमेंट जीन्स इन द इम्यूनोग्लोबुलिन हैवी चेन जीन लोकस। जो इम्यूनोग्लोबुलिन के हैवी चेन का जो डी जीन सेगमेंट है वो उनके कितने नंबर होते हैं, तो इसका सही आंसर है 23। फिर क्वेश्चन है कि राग1 और राग2 एंजाइम मेडिएट द रिकॉम्बिनेशन ऑफ, तो इसका सही आंसर है V2D। तो इसका सही आंसर है ये वेरिएबल रीजन को डाइवर्सिटी रीजन के साथ जोड़ते हैं। जो राग प्रोटीन होते हैं RAG, ठीक है, ये प्रोटीन इनिशिएट करते हैं VDAJ रिकॉम्बिनेशन को, जो कि प्री बी और प्री टी सेल्स के अंदर होता है, और जब ये रिकॉम्बिनेशन हो जाता है उसके बाद ही ये बी और टी सेल्स जो हैं वो मैच्योर होती हैं। ऐसा कॉन्सेप्ट समझते हैं कि जो राग1 और राग2 है, जिनको रिकॉम्बिनेज एक्टिवेटिंग जीन्स भी कहा जाता है, ये इनकोड करते हैं रिकॉम्बिनेज एंजाइम का। इस रिकॉम्बिनेज एंजाइम के मतलब जो काम है वो वेरिएबल रीजन को डाइवर्सिटी रीजन के साथ जोड़ना, ये रिकॉम्बिनेशन कराना, जो डेवलपिंग बी और डेवलपिंग टी सेल्स होते हैं ये वहां पर एक्सप्रेस होते हैं। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि अ गिवन इम्यूनोग्लोबुलिन आइसोटाइप इज, पहला प्रेजेंट इन ऑल नॉर्मल इंडिविजुअल, अ हैवी चेन वेरिएंट इनकोडेड बाय एलेलिक जीन्स, a light chain constant region encoded by allelic genes। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है a collection of hyper variable region epitopes recognized by an anti-idiotype। तो इसका जो सही आंसर है प्रेजेंट इन ऑल नॉर्मल इंडिविजुअल्स। जो आइसोटाइप होते हैं, ठीक है, उनको एंटीबॉडी क्लासेस भी कहा जाता है। आइसोटाइप्स जो है वो हैवी चेन का जो कांस्टेंट रीजन है वहां पर जो चेंज होता रहता है, उसकी वजह से एंटीबॉडी के आइसोटाइप्स जनरेट होते हैं। जैसे इम्यूनोग्लोबुलिन जी में जो है वो गामा हैवी चेन होती है, ई में एप्सिलॉन हैवी चेन, डी के अंदर डेल्टा हैवी चेन, एम के अंदर म्यू हैवी चेन और ए के अंदर अल्फा हैवी चेन होता है।
तो ये जो हैवी अलग अलग हैवी चेन्स होती हैं, इसकी वजह से इम्यूनोग्लोबुलिन के जो हैं वो अलग अलग फॉर्म बनते हैं, रूप बनते हैं। इसको ही हम इम्यूनोग्लोबुलिन के आइसोटाइप्स कहते हैं। जो इम्यूनोग्लोबुलिन जी, ए और डी होते हैं, इनके हैवी चेन में 4 डोमेन मिलते हैं। जैसे ये इम्यूनोग्लोबुलिन जी हो गया 1, 2, 3 और 4, ये 4 डोमेन हो गए। इसके अलावा ये जो है हिंज रीजन मिल रहा है। ठीक, ए में देखें तो यहाँ पर भी 4 डोमेन प्रेजेंट है, 1, 2, 3 और ये 4। ठीक है, सेम ऐसे डी में है 1, 2, 3 और 4। ठीक है, इसके अलावा साथ में इनमें हिंज रीजन भी प्रेजेंट है। वहीं पर जो इम्यूनोग्लोबुलिन एम है, वहां पर जो है आपको 5 डोमेन देखने को मिलेंगे, 3, 4 और 5, और यहाँ पर कोई भी हिंज रीजन प्रेजेंट नहीं है। सेम स्ट्रक्चर इम्यूनोग्लोबुलिन एम का होता है, बट ये बहुत सारी इम्यूनोग्लोबुलिन आपस में जुड़ करके डाइसल्फाइड बॉन्ड और जॉइनिंग चेन के साथ पेंटामेरिक स्ट्रक्चर बनाती हैं। तो आइसोटाइप बेसिकली क्या डिसाइड करते हैं? एंटीबॉडी का क्लास डिसाइड करते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन हैवी चेन जो है वो आइसोटाइप्स ये रहे। एम के अंदर म्यू है, डी के अंदर डेल्टा हैवी चेन, जी के अंदर गामा, ए के अंदर अल्फा और ई के अंदर जो है वो अपसाइलन हैवी चेन प्रेजेंट होती है। इसके अकॉर्डिंग इनको ही आइसोटाइप कहते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द फैब रीजन ऑफ द इम्यूनोग्लोबुलिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, यानी कि ये जो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है, ये वाला जो पोर्शन है वो फैब पोर्शन कहलाता है। तो वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? पहला ऑप्शन कह रहा है बाइंडिंग टू एफसी रिसेप्टर, बाइंडिंग टू मैक्रोफेजेस, C1q फिक्सेशन, या फिर बाइंडिंग टू एंटीजन। तो आपको भी पता है बाइंडिंग टू एंटीजन, क्योंकि इफेक्टर फंक्शन के लिए एफसी पोर्शन होता है। बाइंडिंग टू मैक्रोफेजेस, तो फैब पोर्शन तो बाइंड नहीं होता, एफसी पोर्शन बाइंड होता है। C1q फिक्सेशन भी नहीं होगा, क्योंकि एफसी पोर्शन से ही कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन होगा। तो ये एक एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है, और ये रहा उसका एंटीजन बाइंडिंग या फैब फ्रेगमेंट बोलते हैं हम जिसको, जो कि एंटीजन के साथ बाइंड करता है। तो सही आंसर क्या हो गया? बाइंडिंग टू एंटीजन। जो एफसी पोर्शन है वो क्या करता है? सेल रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है और कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन का काम करता है। यहाँ पर और अच्छे से समझ सकते हैं हम, ये वाला जो पोर्शन है इसको हम फैब डोमेन बोलते हैं, फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग। इसका काम जो है वो एंटीजन के साथ बाइंड करना है, जबकि जो कांस्टेंट वाला रीजन है हैवी चेन का, वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है। जो फैब रीजन होता है वो इंटैक्ट लाइट चेन का जो एन टर्मिनल रीजन होता है उससे बना होता है, और हैवी चेन का वेरिएबल और CH1 डोमेन इससे मिल करके बना होता है फैब रीजन। यानी कि यहाँ पर देखो, ये जो पूरा इंटैक्ट लाइट चेन आ गई है ना, ये पूरी इंटैक्ट लाइट चेन आ गई, और हैवी चेन का वेरिएबल रीजन और CH1 डोमेन जो है ये मिलकर के क्या बनाते हैं? फैब डोमेन बनाते हैं, या फैब रीजन, जो एंटीजन बाइंडिंग के लिए जरूरी है। आई होप आपको थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, और इस तरीके से और इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने का आपको कॉन्फिडेंस आएगा। इसी तरीके के क्वेश्चन और उनसे रिलेटेड डिस्कशन डालती रहूंगी। तो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, और अगर आपका कोई एग्जाम है उसके लिए ऑल द वेरी बेस्ट।